दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम महाजनपद और मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आइए महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में आप जानते हैं कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था और अश्मक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और इन 16 महाजनपदों में बज्ज और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, जिनका कार्यकाल लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था, इसने ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसे ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पांडु रोग के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अहिच्छत्र, जो वर्तमान में बरीले के अंतर्गत आता है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। काम्पिल्य, जो कि फर्रुखाबाद, वर्तमान में जो फर्रुखाबाद है, ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। और दोस्तों, कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था और आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था और इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजात शत्रु। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण यानी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण के लिए ही की गई और अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, लिच्छवी। दोस्तों, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बिहार के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया था। लिच्छवी वज्ज संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्ज की राजधानी है। यहाँ का राजा दोस्तों चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था और वज्ज संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें से 8 वज्ज संघ के अंतर्गत शामिल थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? तो सही उत्तर है प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास अर्धचंद्राकार था। और कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खनन के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंघम द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश में सहेत महेत गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है, उसकी पहचान श्रावस्ती के रूप में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है शिशुनाग के। ऑप्शन डी देखिए सही उत्तर हो जाएगा। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित करके अवंत यानी मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक, जिसका शासनकाल 394 से 396 ईसा पूर्व रहा, वो गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है देखिए बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महापद्मनंद को दोस्तों अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। देखिए महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था और इसको पुराणों में अपरो परशुराम या परशुराम का द्वितीय अवतार कहा जाता है और सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। और मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अनुलंघित शासक और एकराट उसकी अन्य उपाधियां सी थीं और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन है आपके कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौधेय। दोस्तों कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमार गिरी के भग्ग, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, ये सभी बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गढ़ राज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जबकि यौधेय जो थे ये गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। कनिंघम के अनुसार यौधेय देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में यौधेयों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर है मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था और इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेद वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो उत्तर है खारवेल कलिंग से संबंधित था और कलिंग वंश जो है दोस्तों, खारवेल कलिंग से संबंधित जो था इस वंश का तृतीय शासक और जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा, खंडगिरी या उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवाहन कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। दोस्तों कलिंग की राजधानी या चेद वंश की राजधानी शुक्तिमती या सोत्थिवती था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए शिशुनाग वंश का शासक वो था कालाशोक। कालाशोक के समय काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में बौद्ध संघ स्थिवर और महासंघिक दो भागों में विभाजित होने के परिणाम में हुआ था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो याद है आपको अस्मक महाजनपद। ये एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था और ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच था।
जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटल जो है मानी जाती है। पोतन व पोटल का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और अशमक एक राजतंत्रात्मक राज्य था जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकु वंशीय शासक ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मालवा। दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रद्योत वंश का शासन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर है सीतापुर। दोस्तों नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है और इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। महाजनपदों के बाद आइए मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य भारत का ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुदत्त अथवा चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो सही उत्तर है ब्रिटिश इतिहासकार विलियम जोन्स। दोस्तों सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त। तो सही उत्तर है बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अंतिम समय में वो श्रवणबेलागोला मैसूर चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति के द्वारा इसने शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व सम्राट बना और यूनानियों ने इसे अमित्रकेट्स या अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है ये उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या हिंदुकुश पर्वत। तो सही उत्तर है हिंदुकुश पर्वत। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक विस्तृत था। विंसेंट के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों देखिए सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा।
उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया और दहेज में हेरात, कंधार, मकरान और काबुल प्रांत प्राप्त किया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। तो सही उत्तर है खरोष्ठी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ये मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। दोस्तों, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगस्थनीज या जस्टिन। तो आप जानते भी हैं मेगस्थनीज सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया है और नगर के पदाधिकारियों को उसने एस्टिनोमोई कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तोसली। तो सही उत्तर ऑप्शन बी तक्षशिला। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को और एक बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था और वायु पुराण में दोस्तों अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिकथे या सिंहसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर कनिष्क ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक ने। दोस्तों, सारनाथ का अशोक स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है और वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है। इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं और अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है आपके भाब्रू शिलालेख, 13वां अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभ लेख या मस्की का लघु शिलालेख। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मस्की का लघु शिलालेख। दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदेगोलम अभिलेखों में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख, जो कि कलिंग विजय से संबंधित है, ये सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुम्मनदेही सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1837 को सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? ऑप्शन है समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल या प्रदेष्टा। तो सही उत्तर है समाहर्ता। दोस्तों, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का जो है न्यायाधीश जो है व्यवहारिक होता था। और दोस्तों, मौर्य काल में कर चोरी के लिए दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग और बलि क्या थे?
तो सही उत्तर हो जाएगा भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते हैं। और इसी प्रकार बल भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग यानी भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी और बलि को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था, और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये भाब्रू स्तंभ लेख में। दोस्तों, भाब्रू जो कि बैराट राजस्थान से प्राप्त है स्तंभ लेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और ये अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है और अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रज्जुक कौन थे? आपको बताना है रज्जुक। तो सही उत्तर है रज्जुक। दोस्तों, ये मौर्य शासन में अधिकारी होते थे और रज्जुक नाम का अधिकारी जो है आधुनिक जिलाधिकारी जैसा होता था और इसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है कौन सा? तो सही उत्तर है दूसरा और 13वां शिलालेख। दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के विषय में बताते हैं। दोस्तों, अशोक का द्वितीय शिलालेख, इसमें समाज कल्याण, मनुष्य पशु चिकित्सा और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की जानकारी मिलती है। इनमें संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्तिपुत्र और केरल पुत्र प्रमुख हैं। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला से संबंधित है। ये अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य ने राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है और इस आधार पर दोस्तों इटली का चाणक्य जो है मैकियावेली को माना जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण, प्रकरण और श्लोक हैं? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, 150 प्रकरण हैं और 600 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो इसको आपको याद भी रखना चाहिए। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग जो कि वर्तमान ओडिशा है उस पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया है वो कौन था? तो सही उत्तर है उपगुप्त। देखिए, अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकार किया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी, देखिए, कारुवाकी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, कारुवाकी। दोस्तों, सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी, जिसको कि चरवाकी भी कहा जाता है, उससे अधिक प्रभावित था। वह अशोक की दूसरी पत्नी और राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी और अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? ऑप्शन देखिए, त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धम्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके या बौद्ध भिक्षु बनकर,
तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, धम्म महामात्रों को भेजकर। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना और कल्याणकारी कार्य करना था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है और अशोक का धम्म राहुलोवादसुर से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग, जिसमें आपने महाजनपद और मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को सॉल्व किया। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।